So hello everyone, in this video we are going to discuss about cell cycle. तो सेल साइकिल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेल साइकिल क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स. सो बेसिकली सेल जो है वो ग्रो करता है, उसमें ग्रोथ होती है, फिर उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर वो डिवाइड करता है. तो ये जो सारे इवेंट्स हैं वो सीक्वेंस में होते हैं एंड उस सीक्वेंस में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं. सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल अगर हम देखें तो इसके अंदर दो फेजेस होते हैं. सेल साइकिल के अंदर वी हैव टू फेजेस. सो दिस इज़ आवर साइकिल. तो इस साइकिल के अंदर हमारे पास दो फेजेस होते हैं. दिस वन इज़ द एम फेज. दिस इज़ द एम फेज. एम फेज का मतलब होता है नॉर्मली माइटोसिस जहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ सेल डिवीजन. इस एम फेज में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन होगा. बाकी का जो ये आपका बच्चा, ये वाला जो पोर्शन है, बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज इंटरफेस. दिस इज़ नोन एज इंटरफेस. सो इंटरफेस क्या होगा? जस्ट सी हियर. तो मैंने आपको बताया कि फेजेस ऑफ जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं. एम फेज जहाँ पे सेल डिवीजन होगा और इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब है कि सेल डिवीजन के शुरू होने और ख़त्म होने के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. सो अब हम बात करते हैं इस इंटरफेस में और कौन कौन से रीजन्स आते हैं. सो सबसे पहला हमारे पास एम फेज है. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन होता है. फिर आता है आपके पास G1. दिस इज़ योर G1. G1 इज़ द गैप 1. सो गैप 1 क्या है? इट इज़ द गैप बिटवीन एम फेज एंड एस फेज. देखो एस फेज में क्या होता है? एस फेज में आपका डीएनए डबल होता है. आपका जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का वो डबल हो जाता है एस फेज के अंदर. और एम फेज में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. तो G1 दैट इज़ द गैप 1. तो गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड, ये देखो, सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो गैप है उसे हम G1 फेज बोलते हैं. राइट. सो G1 के बाद आता है आपके पास एस फेज जहाँ पे आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है. देन यू हैव G2 फेज. G2 फेज का मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच का जो फेज़ है. देखो एम में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन होती है एंड एस फेज़ में डीएनए डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है. तो G2 क्या हो गया? G2 क्या हो गया? एस और एम के बीच का फेज़ हो गया. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ द G2 फेज़. So let's come on to the first phase, that is G1 phase. G1 phase यहाँ पे हम देखें नाउ. अब हम एक एक करके सारे फेजेस के बारे में देखेंगे. सबसे पहला आपका G1 फेज़. G1 फेज़ में क्या होता है? G1 फेज़ के अंदर सेल की ग्रोथ होती है और उसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है. मतलब जो सेल ऐसे था उसकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा, साइज़ में बड़ा हो जाएगा. तो क्योंकि साइज़ उसका बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब उसका साइटोप्लाज्म भी बढ़ गया एंड उसकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे. सो आफ्टर द G1 फेज़, G1 फेज़ के बाद सेल के पास 3 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, 3 ऑप्शन क्या क्या है? मान लीजिए सेल क्या है? G1 फेज़ में है. पहला ऑप्शन ये है कि वो G1 से एस फेज़ में चला जाए, यानी कि वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करे और कहाँ चला जाए? एस फेज़ में चला जाए. दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो जो सेल है वो G1 फेज़ में ही रहे, G1 फेज़ में ही रहे और आगे ना जाए, आगे सेल साइकिल को कंटिन्यू ना करे. सो वो G1 फेज़ में ही रहेगा
और वो क्या बन जाए, वो परमानेंट बन जाए, इट बिकम्स परमानेंट। परमानेंट बन गया यानी कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कि वो सेल साइकिल में एंटर कर जाए इस फेज़ में और कंटिन्यू कर ले सेल साइकिल। दूसरा ये ऑप्शन होता है उसके पास कि वो परमानेंट बन जाए, परमानेंट यानी कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए। तीसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो सेल साइकिल को ही एग्ज़िट कर दे, सेल साइकिल को ही क्या कर दे, एग्ज़िट कर दे, वहाँ से बाहर निकल जाए, एग्ज़िट कर दे और कहाँ पे एंटर कर जाए, G0 फेज़ के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी G1 फेज़। तो G1 फेज़ में आपने क्या रखना है कि G1 फेज़ के अंदर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है। उसमें डिवीज़न नहीं होगा, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। एंड एक और बात G1 फेज़ के बारे में कि G1 फेज़ जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है सेल इसी फेज़ में रहता है। नेक्स्ट फेज़ इज़ एस फेज़। एस फेज़ में क्या होता है, आपका DNA जो है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है एंड हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सेंट्रोजोम क्या हो जाता है, हमारा डबल हो जाता है। ये आपने याद रखना है कि ये जो सेंट्रोजोम होगा ना वो एनिमल सेल के अंदर ही हम पढ़ते हैं, ओके। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रोजोम, एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड सेंट्रियोल। क्या चाहिए आपको, यू नीड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज़ प्रेजेंट। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। जब दो सेंट्रियोल मिल जाते हैं, ठीक है, एक सेंट्रियोल ये हो गया और ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया। जब दो सेंट्रियोल्स मिल जाते हैं सो सेंट्रोजोम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो सेंट्रियोल्स ज्वाइन हो जाते हैं उससे क्या बनता है, सेंट्रियोल बनते हैं। एंड ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रोजोम चाहिए। सो एस फेज़ के अंदर क्या होता है, आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका DNA है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द G2 फेज़। ये देखो सेल साइकिल में सेल जो था वो पहले G1 फेज़ में था, G1 फेज़ हमने डिस्कस कर लिया, फिर वो S फेज़ में आया। G1 फेज़ में उसकी ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्म बढ़ा, फिर वो S फेज़ में आया। S फेज़ में उसका जो DNA रेप्लिकेशन हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल था वो डबल हो गया। नाउ द सेल इज़ गोइंग टू द G2 फेज़। अब वो कहाँ जा रहा है, G2 फेज़ में जा रहा है। तो अब हम देखते हैं G2 फेज़ में क्या होता है। सो G2 फेज़ के अंदर सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ पे होता है एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ना, ये आपको कहाँ पे चाहिए, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीज़न, जो नेक्स्ट फेज़ में होगी आपके M फेज़ के अंदर। जो सेल डिवीज़न होगी उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए, दैट इज़ ट्यूबुलिन। कुछ ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। नाउ G0 फेज़ क्या होता है, देखो अगर सेल ने क्या किया G2 फेज़ के बाद, ये देखो यहाँ पे सेल अगर G1 फेज़ के बाद यहाँ से एग्ज़िट कर गया एंड इट एंटर्स इनटू G0 फेज़, ठीक है, उसने सेल साइकिल को एग्ज़िट कर दिया। अब एग्ज़िट क्यों करता है, मजबूरी रही होगी सेल की कि क्या पता उसके DNA में कुछ डैमेज हो गया हो, इस वजह से। यहाँ पे आपने एक चीज़ क्या याद रखनी है कि जो सेल G1 फेज़ में है, ठीक है, अभी वो जो सेल है वो G1 फेज़ में है, अगर उसके DNA में कुछ डैमेज आ जाता है, अगर उसके DNA में कुछ डैमेज आ जाता है तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक वो डैमेज रिपेयर नहीं हो जाता, जब तक वो एस फेज़ में नहीं जा सकता, ठीक है। तो जब तक आपका जो DNA में डैमेज हुआ है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, वो रिपेयर नहीं हो जाता, तब तक वो एस फेज़ में नहीं एंटर कर सकता, ओके। सो
मान लीजिए सेल ने क्या कर लिया, एग्जिट कर दी सेल साइकिल एंड इट एंटर्स इनटू द क्वाइसेंट फेज ऑल्सो नोन एज द G0 फेज। G0 फेज में सेल ना तो डिवाइड होगा और ना ही वो परमानेंट बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट फेज इज़ M फेज। M फेज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। M फेज का मतलब होता है यहाँ पे माइटोसिस, दैट इज़ द माइटोसिस फेज। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा। सो इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि ये सेल था, इस सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो इससे जो दो सेल्स बनेंगे, ये डिवाइड होके जब दो सेल्स बनाएगा, उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे, यानी कि इक्वल डिवीजन हुआ है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जब सेल डिवाइड करता है तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि आधे रह जाते हैं क्रोमोसोम का नंबर। बट इन केस ऑफ माइटोसिस के केस में क्या होगा, देयर इज़ इक्वल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पे होता है। सो माइटोसिस जो है, आप उसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। वन इज़ योर कैरियोकाइनेसिस एंड वन इज़ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है दो इक्वल हाफ में। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। नाउ यहाँ पे फेजेस हैं माइटोसिस में क्या फेजेस होते हैं, फर्दर फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज। माइटोसिस की कौन से पार्ट का है ये फेजेस, कैरियोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस को आप फर्दर डिफरेंट फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसके लिए आपने इनका स्टार्टिंग वर्ड याद करना है, P, M, A एंड T। ओके, सो आपने क्या यहाँ पे याद रखना है, P, मैट, ये आपने याद रखना है, जिससे कि आपको ये सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो अब हम ये फेजेस देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो ये हमारी क्या थी, सेल साइकिल थी। ओके, ये आपका, ये क्या है आपका M फेज़, ये क्या था आपका G1 फेज़। G1 के बाद हम आए थे S फेज़ में और यहाँ था आपके पास G2 फेज़। अब हम इस M फेज़ के बारे में बात करें कि इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, दो फेजेस हैं। पहले तो कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। प्रोफेज, मेटाफेज का मतलब क्या है, ये जो आपका M फेज़ है, यहाँ पे जो सेल G2 फेज़ से आ रहा है वो सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, प्रोफेज में, देन इट विल एंटर इनटू मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोफेज, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट द प्रोफेज, जो कि आपका पहला फेज़ है। पहले तो आप ये देख लो कि जब हम G2 से निकले थे, G2 फेज़ से निकले थे, तो हमारी सेल की कंडीशन क्या थी, ठीक है। G2 से जब हम निकले थे तो आपके पास न्यूक्लियोलस भी था, न्यूक्लियोलस था, ठीक है। आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी सेल के पास, एंड सेंट्रोजोम बन गए थे। दो सेंट्रियोल से मिलके एक सेंट्रोजोम बनता है, तो हमारे पास 2 सेंट्रोजोम बन गए थे। एंड DNA का हमारा क्या हो चुका था, डुप्लीकेशन हो चुका था ऑलरेडी, S फेज़ में ही हो गया था वो। तो ये हमारी क्या है, लेट G2 की कंडीशन है कि हमारे पास क्या कंडीशन थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोफेज़ में आने के बाद क्या होगा। प्रोफेज़ में आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ, इवेंट्स यहाँ पे प्रोफेज़ में क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन।
क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा. सेंट्रोसोम मूव टू ऑपोजिट साइड इन केस ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल के केस में देखो सेंट्रोसोम ना होते ही एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं. तो सेंट्रोसोम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे. स्पिंडल फाइबर अराइज होने शुरू हो जाएंगे प्रोफेज के अंदर. एंड जो आपकी ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. अब इन इवेंट्स को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे. ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है प्रोफेज में. क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने शुरू हो गए, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो गया. ठीक है. न्यूक्लियोलस इज़ गॉन. देखो यहाँ पे न्यूक्लियोलस चला गया, यहाँ पे न्यूक्लियोलस चला गया. जो यहाँ पे पहले प्रेजेंट था ना न्यूक्लियोलस, नाउ इट इज़ गॉन. जो देखो आपके ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था न्यूक्लियोलस यहाँ पे प्रेजेंट था. अब प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो चुका है. एंड ये देखो ये आपकी क्या है, सेंट्रोसोम्स हैं. सेंट्रोसोम के यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर जो है आने शुरू हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर आने शुरू हो गए हैं. ओके, सो दिस इज़ अर्ली प्रोफेज. अब लेट प्रोफेज में क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि वो टूट चुकी है. यहाँ पे पहले जो न्यूक्लियस ये पूरा ऐसे था, अब वो क्या हो चुका है, टूट चुका है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है. और ये जो सेंट्रोसोम थे वो ऑपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं. ये देखो ये जो सेंट्रोसोम्स थे वो ऑपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं. पहले की सिचुएशन देखो सेंट्रोसोम कैसे थे, प्रोफेज के एंड में देखो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, राइट. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है. और कंडेंसेशन हमारी क्रोमेटिन की हो चुकी है. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अराइज हो रहे हैं थोड़े थोड़े. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज़ मेटाफेज. ओके, सो मेटाफेज जो होता है आपका, yes, so we are now talking about metaphase. Metaphase is the best phase to study the morphology of the chromosome. अगर आपने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है तो मेटाफेज बेस्ट स्टेज होती है, क्योंकि वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं. क्योंकि क्रोमोसोम जो है, अब देखो ऊपर वाले फेज़ में क्या हुआ था, प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी. क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है तो एक क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे. ठीक है, सिंपल सी बात है. जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट गई तो जो भी उसके अंदर मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. सो मेटाफेज के अंदर आपका जो क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है. अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट स्टेज टू सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम की कंडेंसेशन जो है गेट्स कंप्लीटेड. क्या हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है. तो आपको वो बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, क्लियरली विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप के अंदर. दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट स्टेज टू सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बता देती हूँ. ठीक है, आपका ये क्रोमोसोम है, दिस इज़ द क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है. दिस इज़ द सेंट्रोमियर.
दिस इज सेंट्रोमियर। ओके, सेंटर में क्या होगा, सेंट्रोमियर होता है। अब यहाँ पर मेटाफेज के अंदर आपको काइनेटोकोर एक वर्ड आता है। काइनेटोकोर क्या होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर डिस्क शेप के प्रोटीन्स लगे होते हैं, दीज आर द काइनेटोकोर। ठीक है, ये क्या है, आपके काइनेटोकोर्स हैं। दिस ब्लू पोर्शन इज द काइनेटोकोर। ओके, सो ये क्या होते हैं, आपके डिस्क शेप के प्रोटीन्स होते हैं, जिनसे कि क्या जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। जो आपके स्पिंडल फाइबर है ना, वो इन्हीं से जुड़े होंगे, इन्हीं काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। ओके, सो आपने ये चीज़ याद रखनी है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, मैंने क्या कहा था, स्पिंडल, ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जो आप देख रहे हो, इनके बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। दिस रेड वन इज़ द सेंट्रोमियर। एंड यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, काइनेटोकोर। दिस इज़ द काइनेटोकोर, दैट इज़ द प्रोटीनेशियस डिस्क शेप प्रोटीन। एंड इन्हीं काइनेटोकोर से क्या होता है, आपका स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। अभी देख लेते हैं बिल्कुल। सो इस क्रोमोसोम पे भी हम बना देते हैं काइनेटोकोर। ओके, सो द स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू दीज काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे देखो, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो काइनेटोकोर है ब्लू वाला, इससे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं। दिस इज़ द काइनेटोकोर एंड ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं। ओके, सो क्रोमोसोम क्या होते हैं, सारे के सारे मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पे आ जाते हैं। एंड दिस अलाइनमेंट इज़ नोन एज द मेटाफेज प्लेट। जब सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ चुके हैं, बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं, देखो सारे के सारे क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द मेटाफेज प्लेट। द नेक्स्ट फेज इज़ एनाफेज। ओके, सो एनाफेज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये आपके पास क्या था, इस टाइप से हमारे पास क्रोमोसोम होता है, बीच में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, वी हैव सेंट्रोमियर। ये क्या है आपका, दिस इज सेंट्रोमियर। ओके, एंड यहाँ पे क्या लगे होते हैं, दीज आर द काइनेटोकोर। अब इन काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो एनाफेज स्टेज में क्या होगा, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाएगा, दैट विल स्प्लिट। सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड है, दैट बिकम द क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्रोमोसोम जब टूटेगा, सेंट्रोमियर बीच में से टूटेगा, इस तरीके से टूट जाएगा। एंड यहाँ पे टूटने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कैसा आपको दिखेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, टूटने के बाद वो कैसा हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा सेंट्रोसोम था। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था, काइनेटोकोर था, जिससे कि स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। दिस रेड वन इज़ द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, बीच में से ऐसे टूट गए, बीच में से स्प्लिट हो गया क्रोमोसोम एनाफेज में। अब क्योंकि यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर अटैच है, स्पिंडल फाइबर अटैच है, वो क्या करते हैं, उसको खींच के रखते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंट्रोमियर है, ये क्या जाएगा, पोल की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द पोल। इसका फेस कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द पोल।
एनाफेज में, ये देखो। सो जो आपके स्पिंडल फाइबर्स थे वो पुश कर देते हैं सेंट्रोमियर को टुवर्ड्स द पोल। यहाँ पे देखो, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। ये आपके क्रोमोसोम थे जो टूट के थे बीच में। यहाँ पे क्या है, इनका सेंट्रोमियर जो होगा वो किसकी तरफ होगा, सेंट्रोमियर किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ होगा। ओके, नीचे भी सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा। तो इस तरीके से वो अरेंज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट फेज इज़ योर टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, दे लूज़ देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको कि ये हमारा सेल है। तो क्रोमोसोम क्या कर चुके हैं अभी, दे हैव लूज देयर आइडेंटिटी एंड उन्होंने क्या बना लिया, वो डीकंडेंस हो गया। ठीक है, ये डीकंडेंस हो गया, वापस से क्या बन गया है, वापस से आपका क्या बन गया है, क्रोमेटिन बन चुका है। ठीक है, ये देखो, ये क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर लिया। जो क्रोमोसोम आपको पहले दिख रहे थे, इन्होंने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, वो डीकंडेंस हो गए एंड नाउ दे हैव बिकम द क्रोमेटिन फॉर्म में वो आ गए। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से टीलोफेज में रीअपियर हो जाती है। ये देखो, दिस इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, वापस से रीअपियर हो गई। ओके, एंड जो स्पिंडल फाइबर थे उनका कुछ काम नहीं है, स्पिंडल फाइबर का कोई काम नहीं है। जो यहाँ पे पहले स्पिंडल फाइबर देख रहे थे वो भी क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी कोई काम नहीं है। ऑलराइट, सो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। ये देखो, क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो गए, क्रोमेटिन बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस वापस से आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन रही है और स्पिंडल फाइबर आपके गायब हो चुके हैं। सो द लास्ट फेज ऑफ एम फेज के देखो हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे, कैरियोकाइनेसिस यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा, एंड में साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। ये देखो, ये जो आपका सेल है, न्यूक्लियस तो अलग अलग हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 सेल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका साइटोप्लाज्म को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैसे अलग होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का अलग केस हम लेके चलेंगे। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। वेराज जो प्लांट सेल होता है वहाँ पे क्या होती है, सेल वॉल होती है, सो इट इज़ वेरी रिजिड। वो क्या होता है, काफ़ी रिजिड होता है। सो हम एनिमल सेल के बारे में देखेंगे। एनिमल सेल में क्या होता है, दोनों सेल्स आपके बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं एंड देयर इज़ अ फ्यूरो की फॉर्मेशन होती है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। आप ये मानो कि आपका ये सेल था, टीलोफेज पे आते हैं। चलो टीलोफेज वाला डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये डायग्राम था, ठीक है, ये डायग्राम था। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, हमने साइटोप्लाज्म को अलग करना है। तो इसमें बेसिक मेथड क्या होता है कि देयर इज़ इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे धंसनी शुरू हो जाती है, ऐसे अंदर की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है। और ये जो अंदर की तरफ मूव करनी शुरू हो गई, ये देखो लाइक दिस। सो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा स्ट्रक्चर। तो ऐसे ये और ज़्यादा अंदर जाएगी और ये डीप होती जाएगी। फ्यूरो इज़ द इनवेजिनेशन बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो डीप होती जाएगी एंड एट दी एंड और डीप हो गई, देखो और डीप हो गई। तो वो क्या हो जाएगा, बीच में से सेल जो है, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी है डायग्राम में। ठीक है, सो देयर इज़ द फ्यूरो फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूरो फॉर्मेशन होता है एंड एट द एंड आपको 2 सेल, ये जो सेल है दोनों बीच में से टूट जाएंगे एंड यू विल गेट द 2 सेल्स। 2 सेल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ
अब हम आते हैं प्लांट सेल के ऊपर। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल के पास रिजिड सेल वॉल है, तो वो देखो ऐसे इन्वेजिनेट तो नहीं कर सकता अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे फ्यूरो बन रही थी ऐसा तो नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट क्या होता है, जो गोल्जी बॉडीज़ हैं प्लांट सेल के अंदर, वेसिकल के थ्रू वो एक केमिकल जो है सेंटर पे इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। प्लांट सेल की मैं बात कर रही हूँ, तो प्लांट सेल में क्या होगा, जो वेसिकल्स हैं वो गोल्जी बॉडी, देखो गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल के थ्रू गोल्जी क्या करेगा, सेंटर में एक केमिकल डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, एंड दैट केमिकल इज़ कैल्शियम पेक्टेट। ओके, दैट केमिकल इज़ कैल्शियम पेक्टेट। इससे क्या होगा, इस केमिकल के डिपॉजिट होने से वहाँ पे क्या बनेगी, सेल प्लेट बनेगी। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एट द मिडल, ठीक है। सो बनती कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो ये आपका क्या था, प्लांट सेल, ठीक है। ये क्या है आपका प्लांट सेल। दिस रेड वन इज़ योर सेल वॉल। ओके, दिस इज़ योर सेल वॉल। इसके अंदर क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, यहाँ पे बीच में उसने क्या किया, पहले क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। पहले क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। रेड कलर में आपकी सेल वॉल है, ब्लू कलर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, सो फर्स्टली ये सेल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे केमिकल का डिपोजिशन कौन करेगा, मैंने बताया था गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं, कौन से केमिकल डिपॉजिट करेंगी, कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट करेंगी, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, गोल्जी बॉडीज़ ने क्या किया, बीच में सेंटर में केमिकल डिपॉजिट किया, दैट इज़ कैल्शियम पेक्टेट। ओके, उसके बाद क्या बनती है, उसके बाद आपकी बनेगी सेल वॉल। फिर क्या बनेगी, इसके ऊपर सेल वॉल बनेगी। दिस इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आपकी क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से क्या बनती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आपकी क्या बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले ये आपने याद रखना है कि पहले क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, केमिकल का डिपोजिशन होता है। दिस इज़ नोन एज द सेल प्लेट। ओके, सो ये जो ब्लैक वाली है दैट इज़ द सेल प्लेट और द मिडल लैमेला। यहाँ पे भी देखो इन्होंने वही दिखा रखा है कि गोल्जी बॉडी ने क्या किया, सेंटर में एक्यूमुलेट कर दिया केमिकल कैल्शियम पेक्टेट, जिसने कि क्या बना ली है, सेल प्लेट बना ली है। ओके, सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फ्यूरो फॉर्मेशन है ना वो एनिमल सेल के अंदर होती है, क्योंकि उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वेयरएज़ प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है विच इज़ रिजिड, तो उसको आप नहीं कर सकते हो, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा बनता है। ओके, so this was about the cell cycle. So if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.